आज के सत्र में हम लोग मानव विज्ञान एवं मनोविज्ञान के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन करेंगे। ध्यान ये रखिए कि हमारे जो सिलेबस से पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में एंथ्रोपॉलजी एंड बिहेवियरल साइंस दिया हुआ है। तो बिहेवियर साइंस का हिंदी होता है व्यवहार विज्ञान, जिसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इन जनरल व्यवहार विज्ञान जो है, जहाँ पर साइकिट्री का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर उसकी पढ़ाई होती है, लेकिन समान रूप में हमारे यहाँ साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है। और इसलिए यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछा है साइकोलॉजी और एंथ्रोपॉलजी के बीच क्या संबंध है ना। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान ये रखना है कि इस टॉपिक में वास्तव में यह क्वेश्चन आपको पूछा जाए व्यवहार विज्ञान के संदर्भ में, या क्वेश्चन आपको पूछा जाए मनोविज्ञान के संदर्भ में, लगभग दोनों में एक ही तरह से हम लोग डील करते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि अगर एंथ्रोपॉलजी एंड बिहेवियरल साइंस दे दिया तो फिर जब आप डिफाइन करेंगे वहाँ पर साइकोलॉजी न दे करके यानी मनोविज्ञान न दे करके आप बिहेवियरल साइंस का जो हिंदी होता है व्यवहार विज्ञान उसको परिभाषित करके और फिर आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसके पहले के टॉपिक में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किस तरह से मानव विज्ञान एवं समाजशास्त्र के बीच संबंध होगा, मानव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के बीच संबंध, मानव विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान के बीच के संबंध को हम लोगों ने देखा। तो उसी तरह से फॉर्मेट हमारा सेम होगा। इस फॉर्मेट के अंतर्गत भी हम उसी तरह से बात करेंगे जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया है कि मानव विज्ञान को जब हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो हम कहते हैं कि मानव विज्ञान समग्रता में मानव का अध्ययन है, यानी इसके अंतर्गत हम मनुष्य के टोटल एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं। जबकि साइकोलॉजी हो या व्यवहार विज्ञान हो, इसमें हम मानव व्यवहार, व्यक्तित्व, संज्ञान और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तो राइट, जिसकी अंग्रेजी जो है हमारा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टडी करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टडी भी हम एक तरह से साइकोलॉजी में करते हैं। तो साइकोलॉजी हो या व्यवहार विज्ञान हो, उसको आप इस तरह से परिभाषित करेंगे और इस तरह से परिभाषित करके और हम उसी मॉडल को फॉलो करने जा रहे हैं जैसा कि पूर्व के टॉपिक में हम लोगों ने देखा। तो पहले आप मानव विज्ञान को परिभाषित कर दीजिए और फिर आप क्या कीजिए कि आप साइकोलॉजी या व्यवहार विज्ञान को परिभाषित कीजिए। और व्यवहार विज्ञान को जब परिभाषित करते हैं या साइकोलॉजी क्या है, ये मनुष्य के बिहेवियर का स्टडी करता है, हमारे व्यवहार का स्टडी करता है और हमारे व्यक्तित्व का स्टडी करता है, हमारे संज्ञान का स्टडी करता है। देखो, संज्ञान जो शब्द है इसकी अंग्रेजी जो शब्द होती है ये होती है कोग्निटिव, राइट। अब कोग्निटिव जो शब्द है इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। ये नॉलेज नहीं है। संज्ञान का मतलब होता है हाउ टू परसीव नॉलेज, हम नॉलेज किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसको संज्ञान कहते हैं। यानी जब बिहेवियरल साइंस का अध्ययन करते हैं तो बिहेवियरल साइंस इस बात का अध्ययन करता है कि किस तरह से हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हम अलग अलग परिस्थिति में रहते हैं, अलग अलग माहौल में रहते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग माहौल, अलग अलग इन्वायरमेंट में हम अलग अलग तरीके से नॉलेज परसीव करते हैं। तो उस नॉलेज परसीव करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का भी स्टडी करते हैं
और इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसका विषय वस्तु होता है। लेकिन फिर हम क्या बात करते हैं कि ये जो दोनों विषय है, ये दोनों विषय क्या है कि एक दूसरे से अंतः संबंधित है। यानी मानव विज्ञान और अगर मनोविज्ञान को देखें तो ये दोनों क्या है, अंतः संबंधित है। और अंतः संबंधित होने का मतलब हमने पहले ही बताया है कि जब अंतः संबंधित की बात करते हैं तो अंतः संबंधित होने का मतलब क्या है कि दोनों विषय जो हैं, इन दोनों विषयों में कई मामले में समानताएं हैं। ये दोनों एक दूसरे के बड़ा ही करीब है, गहन रूप से इंटररिलेटेड है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच कुछ मामलों पर समानता है, इनके विषय वस्तु के संदर्भ में, इनके अध्ययन करने की पद्धति के संदर्भ में और इसके उपयोग के संदर्भ में। ये तीन मेजर पार्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसका मतलब है कि संबंधित है तो आप इसी पर बात करेंगे कि इसके बीच क्या समानताएं हैं, है ना। यानी दोनों के बीच क्या समानताएं हैं। और समानताओं को समझने के लिए बहुत आसान क्या है कि हम केवल अपना पाठ्यक्रम देखें, है ना। एंथ्रोपोलॉजी के अगर सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में डायरेक्टली ये साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी तो नहीं मेंशन है, लेकिन एकेडमिक में हम लोग साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते एक अलग से मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और यह मनोवैज्ञानिक मानव विज्ञान जो है ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करता है, मनुष्य के व्यक्तित्व का स्टडी करता है, मनुष्य के संज्ञान का स्टडी करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टडी करता है। तो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है एंथ्रोपोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, जिसका संबंध जो है ये साइकोलॉजी से या बिहेवियरल साइंस से बहुत गहन है। क्योंकि साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी हम क्या स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ स्टडी करते हैं मानव व्यवहार का स्टडी करते हैं, राइट। दूसरा हम स्टडी करते हैं मनुष्य के व्यक्तित्व का स्टडी करते हैं। और इसके अलावा एक और एंथ्रोपोलॉजी की शाखा है जिसको हम लोग संज्ञानात्मक मानव विज्ञान कहते हैं, यानी कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। तो कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी जो है मनुष्य के संज्ञान का अध्ययन करता है, कॉग्निशन का अध्ययन करता है, हाउ टू परसीव नॉलेज का स्टडी करता है। हम लोग नॉलेज कैसे गेन करते हैं। देखो, नॉलेज प्राप्त करने का तरीका अलग अलग समाजों में, अलग अलग संस्कृति में डिफरेंट रूप में दिखाई देता है। आप जब नॉलेज प्राप्त करते हैं तो बचपन से हम लोगों ने इस बात को सुना है कि सूरज पूरब में उगता है, राइट। लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के अंतर्गत आप ये बात करते हैं कि पृथ्वी जो है सूरज की परिक्रमा करती है ना। और उसके कारण जो है ये दिखाई देता है कि सूरज पूरब की ओर आ रहा है, पश्चिम में डूब रहा है। यानी ज्योग्राफी का जो वैज्ञानिक नॉलेज हम प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सवाल उठा रहे हैं, उसके लॉजिक की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग टाइप का नॉलेज परसीव करने का तरीका है, क्योंकि हम नॉलेज अपने कल्चर के अकॉर्डिंग प्राप्त करते हैं। तो नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं, ये प्रोसेस हम एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में। और जब इसको पढ़ते हैं तो वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस भी हम देखते हैं कि नॉलेज प्राप्त करने में जो भावनात्मक पहलू है मनुष्य का, उसकी भूमिका क्या है। यानी हम सेंटिमेंटल जो एस्पेक्ट है, इमोशनल जो एस्पेक्ट है, उसकी बड़ी भूमिका है। अगर इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज़ के संदर्भ में, किसी बच्चे में केवल आप इमोशन क्रिएट कर दें कि उसको ज्ञान प्राप्त करने में उसको आनंद आए, है ना, तो बच्चा देखिए सेल्फ स्टडी से भी वो बच्चा बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लेता है।
तो यहाँ साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के जो विषय वस्तु हैं, ये विषय वस्तु एक तरह से आप देखेंगे कि साइकोलॉजी से काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं, बिहेवियरल साइंस से काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं। ये विषय वस्तु क्यों इंटर रिलेटेड है ना? दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू हमें ये भी जानना है कि देखो, इस शाखा के अगर डेवलपमेंट को आप देखोगे, लॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और संज्ञानात्मक मानव विज्ञान का जो डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी में होता है, ये ड्यू टू मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण होता है ना? इस पे मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ता है, राइट? और ये प्रभाव कई रूप में दिखाई देता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है कि इस विषय के अध्ययन के लिए साइकोलॉजिस्ट लोग बड़ा ही इंटरेस्टेड रहे हैं, साइंस के फील्ड के लोग बहुत ही इंटरेस्टेड रहे हैं। जैसा कि आप देखोगे कि 20वीं शताब्दी का अमेरिका का एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड जो है साइकोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी करना शुरू किया, और एंथ्रोपोलॉजी में उनका एक वर्क है, बहुत ही फेमस है। सिगमंड फ्रायड के अगर वर्क को आप देखोगे, है ना, ये हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। उनकी एक बुक है, बुक का नाम है टोटेम एंड टेबू, है ना। टोटेम एंड टेबू ये टॉपिक है रिलीजन। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस रिलीजन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट दिया। बेसिक रूप से ये साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये टोटेम के विकास, यानी टोटेम क्या होता है कि जनजातीय समाज के लोग किसी पेड़, पशु, पक्षी या कोई प्राकृतिक वस्तु भी हो सकता है, पर्वत, पहाड़, नदी, झील इत्यादि के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हैं। और भावनात्मक लगाव इस कारण से रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनकी उत्पत्ति उनके टोटम से हुई है, तो अपने टोटम को पूजा करते हैं और टोटम के आधार पर ही उनका गोत्र का निर्धारण होता है। और वे जनरली चूँकि मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति उनके पर्टिकुलर टोटम से हुई है, इसलिए वो टोटम बहिर्विवाह का अनुसरण करते। जैसे बहुत आसानी पूर्वक आप कैसे समझ सकते हो, जैसे झारखंड में संथाल जनजाति है, तो संथाल जनजाति का एक क्लान, एक गोत्र क्या है, सोरेन। तो सोरेन गोत्र के लोगों का टोटम सोरेन पत्थर है। तो सोरेन जो गोत्र के लोग हैं संथाल जनजाति के, वे सोरेन गोत्र के लोग से विवाह नहीं करते। मरांडी जो गोत्र के लोग हैं उनका टोटम क्या है, उनका टोटम है साल का वृक्ष। तो सोरेन मरांडी के साथ विवाह कर सकते, आगे हम लोग इसको डिटेल देखेंगे। तो एक तो टोटेम का सिगमंड फ्रायड ने साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से अध्ययन किया, और फिर टेबू का भी अध्ययन किया। टेबू जो है इसको हम लोग निषेध कहते हैं, और सबसे यूनिवर्सल निषेध जो ह्यूमन सोसाइटी में टेबू के संदर्भ में है, जिसको अगम्यागमन निषेध हम लोग कहते हैं, या हम लोग कहते हैं जिसको कि इन जनरल हमारे यहाँ क्या होता है कि हम निकट संबंधियों के बीच विवाह संबंध स्थापित नहीं करते हैं। जैसे भाई बहन के बीच विवाह संबंध नहीं होता है, यौन संबंध नहीं होता है। माता पिता के बीच विवाह और यौन संबंध नहीं होता है। कई समाज में चचेरे भाई बहनों के बीच भी विवाह और यौन संबंध नहीं होता, कुछ में होता है, उसको आगे हम देखेंगे। तो सिगमंड फ्रायड ने इस प्रोसेस को साइको एनालिटिकल दृष्टिकोण से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही स्टडी किया, और ये एंथ्रोपोलॉजी को बहुत बड़ा प्रभावित किया। बाद के दिनों में 1920 के दशक में एंथ्रोपोलॉजी के कुछ और लोगों ने मनुष्य के या मानव समाज के व्यक्तित्व का, व्यवहार का, संज्ञान का और इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह का स्टडी किया, राइट। इसमें मार्गरेट मीड ने जब समूह का स्टडी किया, और समूह के स्टडी के दौरान मार्गरेट मीड ने क्या किया कि उन्होंने एडोलसेंट क्राइसिस पर स्टडी किया। यानी एडोलसेंट क्राइसिस का मतलब क्या है
कि जो किशोर वय के जो बच्चे होते हैं उनमें अलग तरह का भावनात्मक उद्वेग यानी इमोशनल एक्साइटमेंट पाया जाता है। इसका स्टडी उन्होंने समोआ आइलैंड पर जाकर किया और फिर इन्होंने बताया, उसके पहले क्या अप्रोच था कि जो इमोशनल एक्साइटमेंट जो है अपोजिट सेक्स के प्रति किशोर उम्र के बच्चों में होता है, ये बायोलॉजिकली होता है, हार्मोन के कारण होता है। मार्गरेट मीड ने कहा कि नहीं, ये बायोलॉजिकली नहीं है, ये कल्चरली है। तो मार्गरेट मीड ने यहाँ पर कल्चर और पर्सनालिटी के संबंधों का स्टडी करके समोआ ट्राइब के लोगों के व्यक्तित्व का अध्ययन करने का प्रयास किया। और उसके बाद अब्राहम कार्डिनर भी आते हैं, कई मानव शास्त्री आते हैं जिसकी चर्चा आगे की क्लास में हम लोग करेंगे, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में मेंशन है। तो कुल मिला के ये बात ध्यान में रखना है कि एंथ्रोपोलॉजी में हम मनुष्य के इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में भी हम लोग करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है एक इसकी शाखा है जिसको हम लोग कहते हैं सोशल साइकोलॉजी, राइट, यानी सामाजिक मनोविज्ञान। अब देखो कि सामाजिक मनोविज्ञान जो है, इस सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के अध्ययन में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। और सामाजिक मनोविज्ञान के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट है कि इसका विकास जब भी साइकोलॉजी में होना शुरू किया तो इसके विकास में सोशल एंथ्रोपोलॉजी का प्रभाव उस पर पड़ा, और जिसके कारण साइकोलॉजी के अंतर्गत भी सोशल साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। और इस तरह से आप देखें कि दोनों जो विषय है ना, दोनों ही विषय में हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं, और फिर उसके पर्सनालिटी, उसके संज्ञान, उसके भावनात्मक के जो इंटेलिजेंस है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करें। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों विषय में क्या है कि एक तो विषय वस्तु के आधार पर समानता है, दूसरा आप देखोगे कि इनकी अध्ययन जो पद्धति है, यानी कैसे हम स्टडी करें, तो अध्ययन पद्धति में भी कुछ हद तक समानता है, राइट। क्योंकि जब हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के संज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ एक साइकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड डेवलप हुआ है जिसको आप जानते भी होंगे, जिसको हम लोग आईक्यू परीक्षण कहते हैं, राइट। तो ये आईक्यू परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति में कितना इंटेलिजेंस है इसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त करके और फिर हम उस व्यक्ति या अलग अलग समूह के बच्चों का अध्ययन भी करते हैं। तो दोनों ही आईक्यू टेस्ट का उपयोग जो है इंटेलिजेंस के स्टडी में करते हैं, और इंटेलिजेंस के स्टडी में करते हैं तो यहाँ यह भी समानता है। और फिर आप इसके उपयोग के बारे में आप देख सकते हैं कि उपयोग के लेवल पर भी दोनों में समानता है, क्योंकि एक्चुअली चाहे आप साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या आप साइकोलॉजी पढ़ें, दोनों का उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य है कि मानव समाज में मनुष्य के व्यवहार को लेकर के जो समस्याएं हैं, है ना, हमारे बीच बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है उसको बेहतर उसका डायग्नोसिस कर सकें, बेहतर उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें, और फिर उसका बेहतर हम निराकरण करें, हम उसका इलाज करें, राइट। तो ये दोनों के द्वारा इस चीज़ को एक तरह से फुलफिल किया जाता है, और यहाँ भी कुछ हद तक दोनों में समानताएं हैं। तो इस तरह से आप इन दोनों के बीच के अंतर संबंध को देख सकते हैं, और फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो देखो, अंतर जहाँ तक बात है कि आप अंतर को समझें, तो मानव विज्ञान
और यहाँ हम लोग मनोविज्ञान को देखते हैं, राइट। तो पहला अंतर तो बहुत आसान है, क्योंकि पहले अंतर के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो डिफिनीशन हमने लिया है उसी डिफिनीशन को ले करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो उससे एक कॉन्सेप्ट भी हमको मिलता है कि हम यहाँ कहते हैं कि ये समग्रता में मानव का अध्ययन करता है ना, एक यानी समग्रता में मनुष्य का अध्ययन करता है। और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये मानव व्यवहार का स्टडी करता है, राइट, व्यक्तित्व का स्टडी करता है, राइट, ये संज्ञान का स्टडी करता है, या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्टडी करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टडी करता है। तो पहला अंतर कहाँ से आ गया कि यहाँ पर जब आप कह रहे हैं कि ये एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, और उसमें एक पक्ष ये पहलू भी है, इसका मतलब इसका जो क्षेत्र है, एंथ्रोपोलॉजी का जो क्षेत्र है, ये क्या है, बहुत व्यापक है। पहले के टॉपिक में भी हम लोगों ने इसको देखा है, और इसलिए यहाँ ज़्यादा इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इसका क्षेत्र संकीर्ण है ना। क्यों संकीर्ण है? क्योंकि देखो ये लिमिटेड विषय वस्तु का अध्ययन करता है, और एंथ्रोपोलॉजी का जो विषय वस्तु है वो अनलिमिटेड है, बहुत बड़ा एरिया है एंथ्रोपोलॉजी के स्टडी में। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है सभी विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं जो मनुष्य से रिलेटेड है, और चूँकि मनुष्य से रिलेटेड सारे पक्षों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, तो क्षेत्र के रूप में भी आप यहाँ देखते हैं कि इनका क्षेत्र व्यापक है, उसका क्षेत्र जो है संकीर्ण है। और संकीर्ण है तो इसी से थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसके अंतर्गत मनुष्य का जो अध्ययन हम करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण क्या होता है कि हमारा दृष्टिकोण होता है समग्रता का दृष्टिकोण प्लस जैव सांस्कृतिक दृष्टिकोण, बायोकल्चरल अप्रोच। हम होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं और बायोकल्चरल अप्रोच को फॉलो करते हैं, लेकिन ये इसको नहीं फॉलो करते हैं। क्यों नहीं फॉलो करते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी में एक्चुअली हम केवल सिंगल एस्पेक्ट जो माइंड का है, एक सिंगल एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का स्टडी हम कर रहे हैं, बाकी चीज़ों का तो स्टडी हम कर ही नहीं रहे, बाकी चीज़ों का हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। और ख़ास करके यहाँ पर मनुष्य के जैविक उद्विकास और जैविक विभिन्नता का भी आप स्टडी करते हैं। यहाँ जैविक उद्विकास और जैविक विभिन्नता का तो स्टडी ही नहीं करते हैं, हम व्यवहार में जो डिफरेंसेस है उस व्यवहार में डिफरेंसेस का स्टडी ज़रूर कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर इनका जो स्टडी है, ये स्टडी जो है लिमिटेड होता है। और फिर अगर आप देखें कि यहाँ पर हम समूह के व्यक्तित्व का स्टडी करते हैं, है ना। देखो समूह के व्यक्तित्व का मतलब क्या है कि एक पूरे जो ग्रुप है, सोसाइटी है, जो नेशन है, उसका हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में एक नेशनल कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है आप पढ़ते हैं, एंड जापान के नेशनल कैरेक्टर का स्टडी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने किया, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो समूह का व्यक्तित्व का मतलब कि किसी ट्राइबल ग्रुप के व्यक्तित्व का हमें स्टडी कर लिए, किसी नेशन के व्यक्तित्व का स्टडी कर। नेशन का मतलब कि वहाँ के अधिकांश लोग एक पर्टिकुलर टाइप से बिहेवियर करते हैं। किसी सांस्कृतिक जो ग्रुप है उस सांस्कृतिक ग्रुप के लोगों का बिहेवियर अलग टाइप का। तो हम यहाँ व्यक्तित्व का जो स्टडी करते हैं इसमें हम इस पहलू का स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ
हमारा फोकस क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन, राइट। यानी हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, और जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर हमारा फोकस बहुत लिमिटेड हो जाता है, हम बहुत लिमिटेड पहलू का स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो अनलिमिटेड है, और यहाँ चूँकि आप समूह के व्यक्तित्व का स्टडी करते हैं, ग्रुप के व्यक्तित्व का स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हम जो व्यक्तित्व का या संज्ञान का जो स्टडी करते हैं ये सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं, राइट। हमारा परिप्रेक्ष्य क्या होता है? सामाजिक सांस्कृतिक। इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर्सनालिटी का, संज्ञान का, इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टडी करने जा रहे हैं, या हम व्यवहार का स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारा फोकस है कि क्या संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार को रेगुलेट कर रही है, राइट। संस्कृति का क्या रोल है व्यक्ति के व्यवहार के रेगुलेशन में? संस्कृति का क्या रोल है व्यक्ति के व्यक्तित्व के फॉर्मेशन में? यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व का जो निर्माण हुआ, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति की भूमिका का हम स्टडी करते हैं। यानी हम संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। उसी तरह संज्ञान, है ना, इन जनरल जो आधुनिक जो ज्ञान का प्रोसेस है, संज्ञान का प्रोसेस है, तो पाश्चात्य जो लोग थे उन्होंने चूँकि 19वीं सेंचुरी में अधिकांश थर्ड वर्ल्ड कंट्री पर शासन स्थापित कर लिया था, तो उन लोगों ने एक अप्रोच डेवलप किया था कि वेस्ट के लोगों के पास ज़्यादा बेहतर संज्ञान है, और इस कारण से उनके पास ज़्यादा बेहतर नॉलेज है, क्योंकि उनकी संस्कृति जो है में कुछ ऐसे तत्व है जिसके कारण नॉलेज परसीव करने का उनका जो तरीका है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों के तरीके से बेहतर है, और इसीलिए वो उन पे रूल कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने इस चीज़ का स्टडी किया, राइट, जैसे एक आपको आश्चर्य होगा कि फिलीपींस के इफुगाओ कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, उसका जब स्टडी किया गया, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी किया गया, तो वहाँ पाया गया कि वहाँ के लोग जो हैं 1800 से ज़्यादा प्लांट की पूरी विशेषता को जानते हैं और बता सकते हैं। आप बोटनी में पोस्ट ग्रेजुएट भी आप कर गए हैं, तो 1800 या 1000 प्लांट के फीचर के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो सकती है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ है और समान रूप में जानते हैं। बचपन से ही उनमें इस तरह के संज्ञान का डेवलपमेंट उनकी संस्कृति के माध्यम से किया गया है। तो यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम व्यक्तित्व हो, संज्ञान हो, व्यवहार हो, उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा परिप्रेक्ष्य क्या होता है? केवल मनोवैज्ञानिक होता है। हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप का व्यवहार जो बिहेवियर है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ना। अगर कोई व्यक्ति का व्यवहार एबनॉर्मल है तो यहाँ हम साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से उसको जांच करते हैं साइकोलॉजी में। यहाँ हमारा परिप्रेक्ष्य सामाजिक सांस्कृतिक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात स्थापित है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवहार करता है और उसके व्यवहार में कुछ कमियां हैं, तो ये कमियां कहाँ से आ रही है? संस्कृति से आ रही है। और फिर अगर इसके बाद अगर बात करें तो अध्ययन पद्धति जो है, उस अध्ययन पद्धति में यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग फॉलो करते हैं सहभागी अवलोकन पद्धति, और हम लोग सहभागी अवलोकन पद्धति को फॉलो करके और हम समूह के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, हम व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, हम संज्ञान का अध्ययन करते हैं, हम इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टडी करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी में इसी विषय वस्तु को अध्ययन करने के लिए यहाँ प्रयोगशाला विधि होता है, राइट।
या उससे ज़्यादा बेहतर आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे बेहतर इस्तेमाल करते हैं ये आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये चिकित्सकीय विधि का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेडिकल जो अप्रोच है उस मेडिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति के व्यवहार का ये अध्ययन करते हैं। और फिर अगर आप देखें उपयोग में, तो यहाँ इसका उपयोग व्यापक है। ये स्वाभाविक है कि व्यापक होगा, पहले भी हम लोगों ने देखा है। और यहाँ इसका उपयोग क्या है, ये सीमित है, लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मनुष्य के हम सभी तरह के प्रॉब्लम का स्टडी करते हैं, सभी तरह के डायमेंशन का स्टडी करते हैं। और जब हम सभी तरह के डायमेंशन का स्टडी करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर जो चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडी हम मनुष्य के एज ए होल पक्ष का स्टडी कर, लेकिन यहाँ पर हम केवल साइकोलॉजिकल पक्ष का स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ जो डेटा प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ जो थ्योरी हम डेवलप कर रहे हैं, यहाँ जो पर्सपेक्टिव हम डेवलप कर रहे हैं, ये पर्सपेक्टिव जो है मनुष्य के संपूर्ण समस्याओं का निराकरण करने में योगदान करता है, और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का ही निदान करता है। तो मेजर डिफरेंसेस दोनों के बीच इस प्रकार से है। और फिर निष्कर्ष में आप क्या करेंगे कि आप निष्कर्ष में लिखेंगे कि मानव विज्ञान एवं मनोविज्ञान में मूलभूत अंतर है, लेकिन इस अंतर के बावजूद दोनों विषय एक दूसरे से गहन रूप से अंतर संबंधित हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।